सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करेंगे। अन्योन्य प्रेरकत्व को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन जब दो कुंडलियाँ होती है तो उसके कारण से जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और वो क्या करती है, विरोध करती है। जिसके कारण से उत्पन्न होती है उसी का क्या करती है, विरोध करती है। ये जो मान होता है, कितना विरोध होता है, वो हम अन्योन्य प्रेरकत्व के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण हमने पढ़ा है। अन्योन्य प्रेरण किसको कहेंगे? जब किसी एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में हम परिवर्तन करते हैं तो पास रखी किसी अन्य कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। दो कुंडलियाँ लेंगे, एक में हम क्या करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। म्यूचुअल इंडक्शन अलग होता है, अन्योन्य प्रेरण की घटना अलग होती है। एक घटना होती है, अन्योन्य प्रेरण एक घटना है, फिनोमेना है कि एक कुंडली में हम फ्लक्स मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। और अन्योन्य प्रेरकत्व जो होता है दो कुंडलियों का होता है। कितना विरोध होता है, जब धारा प्रेरित होती है तो प्रेरित धारा जो होती है कितना अपोज करती है, जो मुख्य धारा होती है उसका कितना विरोध करती है। ये जो कांस्टेंट आता है, इसका जो मान आता है उसको हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। अब हम दो कुंडलियाँ लेंगे। जब भी अन्योन्य प्रेरकत्व की बात आएगी तो हम दो कुंडलियाँ लेंगे या दो परिनालिका लेंगे। जब परिनालिका वाला प्रश्न आएगा तो दो परिनालिका लेना है, और जब कुंडली वाला प्रश्न आए तो दो कुंडलियाँ लेना है। जब भी अन्योन्य प्रेरकत्व आए तब, और स्वप्रेरकत्व आए तब एक कुंडली लेना। तो अन्योन्य प्रेरकत्व को अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसको अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी कहते हैं। दोनों नाम है, ध्यान रखना। दो कुंडलियाँ लेंगे हम, एक प्राथमिक कुंडली लेंगे, इसको हम P से प्रदर्शित करेंगे। एक द्वितीय कुंडली लेंगे, इसको हम S से प्रदर्शित करेंगे। दोनों की अक्ष एक ही है, सेंटर से सेंटर लाइन मिलाने वाली अक्ष एक ही है, इसलिए इसको हम समअक्षीय कुंडलियाँ बोलते हैं। समअक्षीय का मतलब दोनों की सेंटर से सेंटर जो लाइन मिलती है वो दोनों की सेंटर से सेंटर जो मिलने वाली लाइन होती है वो एक ही होती है, जिसको हम समअक्षीय कुंडलियाँ कहते हैं। दो कुंडली ले ली हमने, एक प्राथमिक कुंडली जिसको हमने P से प्रदर्शित किया है, एक सेकेंडरी कुंडली द्वितीय कुंडली जिसको हमने S से प्रदर्शित किया है। दोनों समअक्षीय है, दोनों की अक्ष एक ही है, ध्यान रखना। अब इस कुंडली में मान लो बहुत सारे पैरे हैं। चित्र में हमने एक ही पैरा बता रखा है, ऐसे बहुत सारे पैरों की संख्या हमने मान ली है। प्राथमिक कुंडली में पैरों की संख्या को N1 मान लिया है और इस प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या को हमने R1 मान लिया है। इसी प्रकार से जो द्वितीय कुंडली होगी उसमें भी पैरे बने होंगे इस तरह से, उसमें पैरों की संख्या को हमने N2 मान लिया है और इसकी जो त्रिज्या द्वितीय की उसको हमने R2 मान लिया। क्या किया हमने, दो कुंडलियाँ ले ली, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। एक में पैरों की संख्या N1, एक में पैरों की संख्या N2। एक की त्रिज्या R1, दूसरे की त्रिज्या R2। अब हम क्या करेंगे कि प्राथमिक कुंडली में हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। एक सेल ले लेंगे, बैटरी ले लेंगे, इससे प्राथमिक कुंडली में धारा हम प्रवाहित करते हैं। तो द्वितीय कुंडली में कितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और इसके कारण से प्रेरित धारा कितना उत्पन्न होती है, ये हम ज्ञात करेंगे। तो जब भी हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। ये जो घटना होती है इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। अब अन्योन्य प्रेरकत्व का मान हम ज्ञात करेंगे। तो हम पहले ध्यान पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी कुंडली में या चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली में या चालक में क्या उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब भी किसी चालक में क्या करते हैं, हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली में या उस चालक में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने पहले ज्ञात करके पिछला वीडियो बना रखा है कि वृत्ताकार कुंडली के कारण से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो एक हमने पूरा एक वीडियो बना रखा और उसका सूत्र की हमने स्थापना कर रखी है कि जब भी किसी चालक में या कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के कारण से क्या उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है B बराबर μ0 N1 IP/2R।
ये हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसलिए आई की जगह हम आई पी ले लेंगे। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है और प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या R1 मान ली। तो धारा कौन सी कुंडली में प्रवाहित करना, हमेशा प्राथमिक कुंडली में। तो प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान ये हो जाएगा। तो क्या करना है, हमने दो कुंडलियां लेंगे, एक की त्रिज्या R1, दूसरे की R2, फेरों की संख्या N1, N2। प्राथमिक कुंडली में हम IP धारा प्रवाहित करेंगे तो द्वितीय कुंडली में क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। और जब भी हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा प्रवाह के कारण से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और उसके वीडियो हमने बनाए हुए। और ये वृत्ताकार कुंडली के कारण से भी केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका वीडियो हमने बना रखा है। और उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने निकाला था, B = μ0 N1 Ip/2R1। ये हमारे पास इस कुंडली के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण से इसमें फ्लक्स जाएगा, तो द्वितीय कुंडली में कितना फ्लक्स उत्पन्न होगा, फ्लक्स मतलब बल रेखा। जब इसमें तीव्रता उत्पन्न होगी, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो इसके कारण से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चले जाता है, चुंबकीय बल रेखा इसमें भी चली जाती है। इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि जो चुंबकीय बल रेखा होती है उसकी जो संख्या होती है, कितनी बल रेखा इस कुंडली में इसके कारण से इसमें उत्पन्न हो रही है, वो उसका क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स। तो इसको हम φs से प्रदर्शित करते हैं। और इस φs का जो फार्मूला होता है वो NB.A होता है, लेकिन यहाँ द्वितीय कुंडली का फ्लक्स देख रहे हैं, इसलिए φs N2B.A2। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, क्योंकि कॉइल छोटी ले रखी हमने, तो इसके कारण से इसका जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है एक समान हम मान सकते हैं। तो B का मान एक जैसा होगा, जितना है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो पूरा पूरा इसके अंदर जा रहा है, हम मान के चल रहे हैं। N2 द्वितीय कुंडली का, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, A2 द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम φs का मान हम फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। सामान्य पाई का फार्मूला क्या होता है, पाई का फार्मूला याद रखना, पाई बराबर होता है NB.A। ये फार्मूला होता है NBA। पाई बराबर क्या होता है, NBA। चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला NBA, ये फार्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स का। जब सेकेंडरी में उत्पन्न होगा तो φs लिख देंगे, फेरों की संख्या N2 लिखेंगे और क्षेत्रफल A2 लिख देंगे, इसलिए सेकेंडरी का। φs का मतलब द्वितीय कुंडली उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। ये द्वितीय कुंडली के लिए हम फेरों की संख्या भी द्वितीय कुंडली की लेना है और क्षेत्रफल भी हम द्वितीय कुंडली का ही लेंगे। अब A2 क्या हो जाएगा, A2 क्या है, द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल है। ये कुंडली कैसी है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल A = πr², ये होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र था πr²। यहाँ A2 है, दूसरी कुंडली है, यहाँ A2 बराबर क्या लिख देंगे, πr²। तो जब भी A2 आ जाए तो क्या लिखेंगे, πr²। R2 मतलब द्वितीय कुंडली की त्रिज्या। क्यों, क्योंकि द्वितीय कुंडली का हम क्षेत्रफल देख रहे हैं, इसलिए त्रिज्या कौन सी कुंडली की लेना, द्वितीय कुंडली की लेंगे। तो ये A2 का मान यहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में, A2 की जगह πr² लिख दिया, ये A2। तो ये हमारे पास φs का मान आ जाएगा N2B वैसे लिखना, और A2 की जगह πr² लिख देंगे। अब ये जो B का मान है, ये B का मान हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रखा। इक्वेशन फर्स्ट से ये B का मान पूरा पूरा यहाँ रख देंगे, इसकी जगह B का मान ये रख देना, ये जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में निकाला। तो ये B की जगह N2 कैसे लिखना, B की जगह ये मान, ये B का मान ध्यान रखना, ये जो है ये B का मान, ये B का मान इक्वेशन फर्स्ट से हमने यहाँ रख दिया, तो ये आ जाएगा। πr² को वैसे कैसे लिख देना। अब अपने को क्या निकालना, अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना, M का मान निकालना। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ रखा, पिछले वीडियो बना रखा इसका भी, कि φs = MIP। M क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यहाँ से M का मान निकाल लेना, M = φs/IP। अब ये φs का मान ये इक्वेशन से इसमें पुट कर देना, समीकरण 3 से समीकरण 4 में मान पुट कर देना, रख देना। φs का मान ये उठा के पूरा यहाँ रख देना, तो हमारे पास इसको वैसे लिखना पूरा, अपान में IP लिख देना, अपान में IP, ये पूरा लिख दिया। φs का मान ये ऐसे कैसे लिख दिया, अपान में IP, तो IP से IP कैंसिल हो जाएगी, IP से IP काट देना, μ0 N1 N2 πr²/2R1। तो इस तरह से ये हमारे पास
वृत्ताकार कुंडली के कारण से, दो समतल वृत्ताकार कुंडली के कारण से क्या आ जाएगा हमारे पास, अन्योन्य प्रेरकत्व का फार्मूला आ जाएगा, उसका सूत्र आ जाएगा, उसका व्यंजक आ जाएगा। तो m का मान आ जाएगा म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 का स्क्वायर अपॉन 2r1, और इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। हेनरी स्व प्रेरकत्व का मात्रक भी होता है और अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक भी हेनरी ही होता है। अब एक चीज ध्यान रखना कि इसमें प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाते हैं कि समतल वृत्ताकार कुंडली के अन्योन्य प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो कारक में क्या लिखना, जो फार्मूले में आ रहा है वही कारक के रूप में अपने को प्रदर्शित करना है। अब यहाँ म्यू क्या है, यह म्यू जीरो जो है वायु निर्वात की चुंबकनशीलता कहलाती है। म्यू नॉट या म्यू जीरो जो है वो वायु निर्वात की क्या कहलाती है, चुंबकनशीलता, परमेबिलिटी। अब यदि मान लो कोई माध्यम यदि आ जाता है, वायु कहते हैं तो कोई माध्यम यदि आ जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो होता है म्यू के द्वारा प्रदर्शित कर जाता है। वायु निर्वात के लिए म्यू नॉट, लेकिन यदि कोई माध्यम यदि रखा हो, किसी माध्यम में यदि कुंडली रखी हो, तो उसकी चुंबकनशीलता को अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो पहला कारक हमारे पास माध्यम की चुंबकनशीलता पर निर्भर करेगी। अन्योन्य प्रेरकत्व का मान किस पर निर्भर करेगा, माध्यम की चुंबकनशीलता पर निर्भर करता है। तो पहला कारक ये लिखा हमने, माध्यम की चुंबकनशीलता म्यू पर निर्भर करेगा। माध्यम की चुंबकनशीलता अधिक होगी तो m का मान भी अधिक, और म्यू का मान कम होगा तो m का मान भी कम होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर वाला यदि आ जाता है तो अनुक्रमानुपाती, और नीचे वाला नीचे अपान में आ जाता है तो व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। उल्टा लिखना, कोई से प्रश्न में ध्यान रखना। तो यहाँ पर पहला कारक क्या आ जाएगा, माध्यम की चुंबकनशीलता म्यू या म्यू नॉट अधिक होगा तो m का मान भी अधिक, और म्यू का मान कम होगा तो m का मान भी कम होगा। दूसरा कारक हमारे पास n1 मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। क्या होगा, फेरों की संख्या अधिक तो m का मान भी अधिक, फेरों की संख्या कम तो m का मान भी कम। तो दूसरा कारक n1 आ जाएगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तीसरा कारक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2 आ जाएगा। n2 का मान अधिक तो m का मान भी अधिक, n2 का मान कम तो m का मान भी कम होगा। और चौथा कारक हमारे पास R2 मतलब द्वितीय कुंडली की त्रिज्या अधिक होगी तो m का मान, m मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी अधिक होगा, और R2 का मान यदि कम होगा तो m का मान भी कम होगा। पांचवा कारक हमारे पास प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या R1। अब यहाँ R1 अपान में आ रहा है, देखो उल्टा हो गया, अपान में आ जाए तो उल्टा लिखना, बटे में आ जाए तो उल्टा लिखना। कोई से भी यदि अपान में आ जाए तो उसको इन्वर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इस स्थिति में क्या होगा कि R1 का मान यदि अधिक है तो m का मान कम हो जाएगा, और R1 का मान कम है तो m का मान अधिक हो जाएगा। इसको उल्टा लिखना, बाकी सब ऊपर आ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना, अधिक तो अधिक कम तो कम। केवल एक ही कारक है जो उल्टे लिखेंगे, कौन सा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या R1 अधिक होगा तो m का मान कम, R1 कम होगा तो m का मान अधिक होगा। बाकी चारों कारक कौन कौन से, चुंबकनशीलता, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली की त्रिज्या, ये चार कारक अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी चारों के मान यदि बढ़ाएंगे तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ेगा, और इन चारों के मान यदि हम कम करेंगे तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान कम होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है दो समतल वृत्ताकार कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कर लेंगे और उसको प्रभावित करने वाले 5 कारक हम लिख देंगे। इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई परिनालिका आ जाती है, सॉलिनॉइड आ जाता है, तब यदि प्रश्न आता है कि दो परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए और उसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, तब उस कंडीशन में हम अन्योन्य प्रेरकत्व निकालेंगे दो कुंडलियों का, दो परिनालिकाओं का। तो हमने एक परिनालिका बना रखी है, एक परिनालिका है। अब दूसरी परिनालिका हम इसके ऊपर ही बना देते हैं। ये प्राथमिक परिनालिका P, द्वितीय परिनालिका को मैं बना रहा हूँ इस तरह से, ये द्वितीय परिनालिका, एक को हमने S1 नाम दे दें, एक को हम S2 नाम दे दें। ये द्वितीय परिनालिका होगी, ये S2 होगा, और पहली वाली S1 मानिए, ये S1, पहली वाली S1 और दूसरी वाली S2, या P और S भी हम दे सकते हैं। तो S1 और S2 दो परिनालिका हैं, S1 प्राथमिक परिनालिका और S2 है वो द्वितीय परिनालिका कहलाती है। प्राथमिक परिनालिका में फेरों की संख्या N1 और द्वितीय परिनालिका में फेरों की संख्या N2।
प्राथमिक परिनालिका की लंबाई L है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि हम प्राथमिक परिनालिका की लंबाई लेंगे L, प्राथमिक परिनालिका की लंबाई L। तो जहाँ L जो है वो प्राथमिक परिनालिका की लंबाई है, प्राथमिक परिनालिका की लंबाई। अब अपने को चेंज क्या करना, ध्यान रखना, अपने को चेंज क्या करना है कि ये जो 2r1 लिखा था ये, इसकी जगह L लिख देना। क्या करना है, जहां हमने 2r1 लिखा, फार्मूले वही है, जहां हमने 2r1 लिखा उसकी जगह प्राथमिक परिनालिका की लंबाई L लिख देना। बाकी कोई चेंज नहीं करना है, वैसा वैसा फार्मूला पूरा पूरा अपने को डेराइव करना है। तो क्या चेंज करना है, जहां 2r1 लिखा उसकी जगह यदि परिनालिका यदि पूछा जाता है तो 2r1 की जगह L लिखना, और जहां A2 लिखा था हमने A2 इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर, A2 इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर, तो A2 की जगह A2 ही लिखना है, उसको चेंज नहीं करना। तो दो चीजें चेंज करना, क्या 2r1 की जगह L लिख देना और A2 की जगह A2 ही लिखना है। यदि ये हमने कर दिया है तो पूरा परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व का फार्मूला हमारे पास डेराइव हो जाएगा। तो क्या करना है, ये 2r1 लिखा था इसकी जगह L लिख दिया, देखो इक्वेशन फर्स्ट, इसकी जगह L लिख दिया। वैसे कैसे करना है, बाकी कोई चेंज नहीं किया, 2r1 की जगह L लिख दिया। फिर फाइस का फार्मूला ये N2BA2, फाइस इक्वल टू N2BA2, फाइस का फार्मूला ऐसे कैसे लिख दिया, सेम है फार्मूला। B का मान यहाँ से यहाँ पुट कर दिया, ये B का मान रख दिया, B का मान यहाँ से यहाँ रख दिया, ये आ गया। अब A2 की जगह A2 का मान मत रखना। फिर तीसरा फार्मूला ये लिखा, फाइस इक्वल टू MIP, फाइस इक्वल टू MIP, M का मान निकला है फाइस अपन IP, फाइस अपन IP, फाइस का मान यहाँ से यहाँ रख देंगे, फाइस का मान समीकरण 3 से समीकरण 4 रख दो, तो IP से IP कैंसिल हो जाएगा, IP से IP कट जाएगा, और हमारे पास जो है रिजल्ट क्या जाएगा, μ0 M1 N2 A2 अपॉन L। तो इस तरह से ये हमारे पास परिनालिका, यदि दो परिनालिका है और उसका अन्योन्य प्रेरकत्व तो पूछा जाता है, तो यदि ये वाला प्रश्न यदि याद है अपने को, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना। क्या चेंज करना, जहाँ 2r1 हमने लिखा उसकी जगह केवल L लिख देना, बाकी कोई चेंज नहीं करना, पूरा पूरा पैसा कैसा परिनालिका का फार्मूला डेराइव करना है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक देखो, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, म्यू आ रहा, म्यू मतलब माध्यम की चुंबकनशीलता, म्यू यहाँ μ0 लिखा हमने, ये वायु निर्वात की है, यदि माध्यम होगा तो म्यू से प्रदर्शित करेंगे। तो पहला कारक हो जाएगा माध्यम की चुंबकनशीलता पर निर्भर करता है M का मान, M मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व, किसका, परिनालिका, परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व माध्यम की चुंबकनशीलता पर निर्भर करेगा। क्या होगा, अधिक तो अधिक, कम तो कम, चुंबकनशीलता अधिक तो M का मान भी अधिक, चुंबकनशीलता कम तो M का मान भी कम, पहला कारक। दूसरा है प्राथमिक परिनालिका में पैरों की संख्या, तो परिनालिका में पैरों की संख्या अधिक प्राथमिक में तो M का मान भी अधिक, और प्राथमिक परिनालिका में पैरों की संख्या कम तो M का मान भी कम होगा। तीसरा हमारे पास क्या है, N2 मतलब द्वितीयक परिनालिका में पैरों की संख्या, तो द्वितीयक में अधिक परिनालिका में पैरों की संख्या अधिक होगी तो M का मान भी अधिक, और द्वितीयक में पैरों की संख्या कम होगी तो M का मान भी अधिक होगा। चौथा कारक A2 मतलब द्वितीयक परिनालिका का क्षेत्रफल। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, A2 जो है वो द्वितीयक परिनालिका का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक तो अधिक, कम तो कम, क्योंकि ये भी अनुक्रमानुपाती है, यानी द्वितीयक परिनालिका का क्षेत्रफल अधिक होगा तो M का मान अधिक, और परिनालिका का क्षेत्रफल कम होगा तो M का मान भी कम। द्वितीयक की बात करें, लास्ट है हमारे पास लंबाई, प्राथमिक परिनालिका की लंबाई L, ये उल्टा होगा, क्यों, क्योंकि ये विक्रमानुपाती है, बटे में आ रहा अपान में आ रहा, तो जब भी बटे में आ जाए अपान में आ जाए तो क्या ऐसा लिखना, उल्टा लिखना, यानी प्राथमिक परिनालिका की लंबाई यदि अधिक है तो M का मान कम हो जाएगा, और प्राथमिक परिनालिका की लंबाई यदि कम है तो M का मान बढ़ जाएगा, यानी ये M जो होता है 1/L के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है, L का मान अधिक तो M का मान कम, L का मान कम तो M का मान अधिक होगा। तो इसमें 5 कारक है, जिसमें से 4 कारक कौन कौन से हैं, माध्यम की चुंबकनशीलता, प्राथमिक परिनालिका में पैरों की संख्या, द्वितीयक परिनालिका में पैरों की संख्या, और द्वितीयक कुंडली का क्षेत्रफल, ये 4 कारक अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, यदि इन चारों के मान बढ़ाएंगे
तो m का मान भी बढ़ेगा, और इन चारों के मान यदि हम कम करेंगे तो m का मान भी कम होगा। और एक कारक जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है l मतलब प्राथमिक परिनालिका की लंबाई। यदि प्राथमिक परिनालिका की लंबाई अधिक हो जाएगी तो m का मान कम हो जाएगा, और प्राथमिक परिनालिका की मान यदि कम होगा लंबाई का तो m का मान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हमने किए थे। कौन कौन से? पहले 2 क्वेश्चन स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना किसका? वृत्ताकार कुंडली का, और हमारे पास में परिनालिका का। तो दोनों प्रश्न 4 प्रश्न हमने किए थे। उस 4 प्रश्न में क्या करना अपने को? चारों प्रश्न एक साथ अपन देख लेते क्या करना। 3 फार्मूले याद रखना। कौन कौन से 3 फार्मूले? बस 3 फार्मूले यदि याद होंगे चारों क्वेश्चन कंप्लीट। V = μ0 NI/2R पहला फार्मूला। दूसरा हमारे पास पाई बराबर NBA, और तीसरा L = π/r। ये 3 फार्मूले। ये 3 फार्मूले अपने को याद करना है, और 3 फार्मूले के आधार पर ही चारों क्वेश्चनों को सॉल्व करना। चारों क्वेश्चन एक जैसे ही है, सिर्फ 3 फार्मूला। क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0 NI/2R, फ्लक्स π = NB.A, और L = π/r। अब यदि L की जगह m आ जाए, या m आ जाएगा तो π/r हो जाएगा। m कब आएगा? जब 2 कुंडलियां लेंगे तब। स्वप्रेरकत्व बोले तो केवल एक कुंडली लेंगे तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 IP या 1 2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें एक ही कुंडली है। लेकिन यदि 2 कुंडली आ जाए तो फिर यहाँ 1 2 लिखना पड़ेगा, जैसा अभी कि हमने यहाँ लिखा। फार्मूला यही है हमारे पास, B का, पाई का और L का। ये B का फार्मूला है, अन्योन्य प्रेरकत्व 1 1 लिख दिया, यहाँ πs 2 लिख दिया, यहाँ πs/IP लिख दिया, और वैल्यू पुट कर दिए। तीनों फार्मूले अपने को याद अच्छी तरह से यदि हो जाते हैं तो 4 क्वेश्चंस हमारे पास आसानी से हल हो जाएंगे। किसका किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का μ0 NI/2R, फिर फ्लक्स π = NB.A, और फिर L = π/r। तो इस तरह से 3 फार्मूलों को अपने को अच्छी तरह से याद करना है। फिर यदि परिनालिका का आ जाए तो 2R की जगह L लिख देना, बस कुछ नहीं करना है। 2R की जगह L पुट कर देना, तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात हो जाएगा, या परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात हो जाएगा। तो 2R की जगह L यदि रख देते हैं तो परिनालिका का भी स्वप्रेरकत्व भी ज्ञात हो जाता है, और अन्योन्य प्रेरकत्व भी ज्ञात हो जाता है। ये 4 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।